नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है कि आखिर किस तरह से G20 को लेकर भारत की तैयारियां थी और उस पर पूरे देश इस समय जो यहां पर पहुंचे हुए हैं, अन्य देशों के मेहमान वो कह रहे हैं कि वाकई में भारत अद्भुत है। तस्वीरें आपको न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें आज के दिन, पहले दिन की बैठक बहुत ही ज्यादा सार्थक रही। सभी देशों की सहमति के साथ G20 का पहला साझा घोषणा पत्र भी आज के दिन सामने आया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया सलाम कर रही है हिंदुस्तान को। तस्वीरें आप देखिए, ये उभरते भारत की तस्वीर है, जो भारत आज विश्व गुरु कहला रहा है। नई दिल्ली में G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है और दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने बतौर अध्यक्ष, जब सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया है। आज के दिन भव्य भारत और देश की राजधानी की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, G20 का आगाज और सभी देश की महाशक्तियों का यहां पर एक साथ मिलन। भारत मंडपम से प्रीति चौहान सहयोगी इस समय लाइव जुड़ गई हैं, जो सुबह से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। प्रीति, बताइए फिलहाल ताजा तस्वीरें वहां की कैसी है? सागर, ताज़ा तस्वीरें तो देखिए मैं क्या बताऊं आपको, तस्वीरों में दिख रहा होगा और साथ ही इन तस्वीरों को देख करके आज हर भारतवासी बहुत गर्व महसूस कर रहा होगा, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। मैं भारत मंडपम में हूं और साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं लाइव टेलीविज़न स्क्रीन पर, आप देखिए कि ये उस उभरते भारत की तस्वीर है जो कि आज विश्व में अपना लोहा मनवा चुका है। भारत मंडपम के आगे अंदर अभी जो रात्रि भोज का आयोजन है वो किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँची हैं और उसके बाद फिर जितने डिग्निटरीज हैं जो विदेशों से आए हैं उनको राष्ट्रपति से मिलवाया गया। प्रधानमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी पहले से ही तमाम लोगों की थी। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रात्रि भोज में, इस डिनर में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण गया है और तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हों या फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हों। और ऐसे में जो इस वक्त फ़िलहाल यहाँ नज़ारा है वो दिव्य है और अलौकिक है। और ख़ुद आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम के इर्द गिर्द ये जो रोशनी, खूबसूरत सी रोशनी बिखरी हुई सी आसमान में आपको नज़र आ रही है, ये सच कहूँ तो ये जो रोशनी है ये भारत मंडपम की नहीं बल्कि हमारे देश की रोशनी है, जो आज पूरे विश्व में इधर उधर छिटक रही है और साथ ही इस रोशनी से ही पूरा भारत जगमगाया हुआ है जी। लेकिन प्रीति, आगे का कार्यक्रम क्या होगा डिनर के बाद, और कल क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, एक बार वो भी दर्शकों को बताइए। डिनर के बाद सागर, डिनर के बाद रंगारंग कार्यक्रम है, जिसकी पहले से प्रिपरेशन था, जिसकी तैयारियां थी, वो अभी थोड़ी देर में वहां पर किया जाएगा। कल का जो कार्यक्रम है वो सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। शायद फ़ोटो सेशन वगैरह भी कल है, क्योंकि एक दो डिग्निटरीज़ हैं, वो कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली के इर्द गिर्द, जैसे ऋषि सुनक का शेड्यूल्ड है कि वो कल अक्षरधाम जाएंगे, और भी अलग अलग डिग्निटरीज़ हैं जो कुछ तो यहाँ पर होंगे और कुछ बाहर भी जाएंगे। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री कल यहाँ होंगे, फोटो सेशन होगा और शायद एक बड़ी मीडिया ब्रीफिंग भी कल हो सकती है, जिसकी जानकारी फिलहाल हमें दी जा रही है। फाइनल जो हम कहें कि जो फाइनल जो बातचीत है वो आज पूरे दिन बातचीत हो चुकी है। कल पे भी निगाह रहेगी, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल तमाम जो मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम मीडिया कर्मियों की जो निगाह है उनके देश के जो अध्यक्ष हैं या वहाँ के जो डिग्निटरीज़ हैं उनके ऊपर हैं, और साथ ही उभरते भारत की छवि लेकर के ये अपने देशों में जाएंगे। हमने यहाँ पर तमाम विदेशी मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है और उनसे बातचीत जब हम कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि वी आर केम हियर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा कि ही इज़ वेरी पॉपुलर, यू नो। तो मैं तो समझ ही रही थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑब्वियसली इतने पॉपुलर है, तो मुझे और अपने देश के लोगों को भी काफ़ी गर्व
होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर हैं, साथ ही कई लोग इसे विदेशी मीडिया 2024 से भी जोड़कर देख रहा है। लेकिन देखिए, चुनाव है वो अपने तय समय में, तय तारीख में होगा ही, लेकिन लोकप्रियता में मुझे नहीं लगता है कि चुनाव का कोई लेना देना है। लेकिन हाँ, लोकप्रियता का असर 2024 के चुनाव में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत आज जिस तरीके से आगे आया है, तमाम दूसरे देशों को एक साथ ऑन बोर्ड लेकर के आया है और माफ़ कीजिएगा, और बड़े बड़े मुद्दों पर साझा रुख रखना, समन्वय बनाना, एक साथ जुड़ना, फैसलों को स्वीकार करना। दिल्ली डिक्लेरेशन आप देख लीजिए, वो साझा समन्वय, साझा एक फैसले की ओर इशारा करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा विदेशी मीडिया में भी इससे पहले जितने G20s हुए हैं, या कोविड के बाद आपने बाली के G20 शिखर सम्मेलन को आपने देखा होगा, तो उसकी चर्चा चारों तरफ थी, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर साझा बयान, साझा जो साझेदारी है, एक साथ एकजुट होकर के किसी फैसले पर बनने की जो जिम्मेदारी है, वो नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। लेकिन उसके तुरंत बाद भारत एक G20 ऑर्गेनाइज करता है, अध्यक्षता करता है भारत, पूरे साल ये कार्यक्रम यहाँ चलता है, और भारत इसमें जिसे कहते हैं ना, नंबर मतलब टॉप से भी ऊपर कर जाना, उस रिजल्ट के साथ आगे आ जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वाकई में आज भारत ने इतिहास लिखा है। चलिए ठीक है प्रीति। अश्वनी मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, मात्र केवल इन 3 शब्दों में सब कुछ देखिए आज की इस मीटिंग ने, G20 समिट ने सब कुछ समेट लिया कि जो सभी देशों की महाशक्तियां एकत्रित हुई हैं, इनका फोकस किस तरह से कि एक परिवार पूरा विश्व बनकर रहे। अश्वनी जी। सागर जी, ये तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब वही है, एक धरती, एक परिवार। सिर्फ समस्या ये रही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज रहे हैं, उन्होंने, चाहे मैं अमेरिका का एग्जांपल लेता हूं, अमेरिका विश्व का 25 से 30% पेट्रोल या जो डीजल है उसकी खपत करता है, और उम्मीद करता है कि बाकी देश जो है पोल्यूशन कंट्रोल करें। तो विषय इतना है, जो विकासशील देश हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे और भी कंट्री हो, वो सब भारत की तरफ आंख उठा करके इस आशा में देखते हैं कि शायद भारत इकलौता ऐसा देश है जो उनके मुद्दे उठाएगा विश्व पटल पर। मुझे लगता है भारत उसको उठाने में एक तरीके से सक्षम भी हुआ है। वन अर्थ वन फैमिली का मतलब यही है कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करें, चाहे हम पर्यावरण की कंट्रोल की बात करें, चाहे हम पेट्रोलियम की बात करें, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात करें, चाहे हम किसी भी तरीके किसी विषय पे बात करें, मुझे लगता है वो इकोनॉमी ड्रिवन ना होकर के पीपल ड्रिवन होनी चाहिए। अगर किसी देश में 10 लाख लोग हैं या 10 करोड़ लोग हैं, तो उनका उन रिसोर्सेज पे 10 करोड़ लोगों के बराबर का अधिकार होना चाहिए, जो कि अभी तक ऐसा नहीं होता आ रहा है। कई हम देखेंगे यूरोपियन कंट्री, उन्होंने फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, सारे रिसोर्सेज यूज किए, सारा पोल्यूशन किया। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं जो ग्रोइंग कंट्री हैं वो कहीं उन रिसोर्सेज का यूज ना करें, पॉलीथीन बैन करें, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे लगता है कि ये सबको एक क्यूमुलेटिव एफर्ट कर करके सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप अगर ये उम्मीद करें कि जो विकासशील देश है अपना विकास बंद करके सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल करें, आप जेट एयर आप अपने प्राइवेट जेट्स में उड़ें, ये संभव नहीं है। तो ये जरूरी है कि वन अर्थ वन फैमिली में सबको एक तरीके से एक साथ रह के प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो फार्मूला होना चाहिए इसका, वो पीपल ड्रिवन होना चाहिए, पैसे से ड्रिवन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी से ड्रिवन नहीं होना चाहिए, जो अभी तक होता रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत इसमें एक सक्षम कदम उठाएगा। जिस हिसाब से भारत ने ये बात रखी है, हमारा जो वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ भी वही है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम, मुझे लगता है भारत इसमें जरूर सक्षम रूप से उभरेगा। ठीक है, चलिए प्रीति जो कि ग्राउंड से लगातार अपडेट दे रही हैं। प्रीति देखिए, आप कल से लगातार आप कवर कर रही हैं G20 की इस मेगा कवरेज को। जब आप जो अतिथि पहुंचे हुए भारत, जब आप उनसे बातचीत कर रही हैं, तो लोगों का नजरिया कितना बदला हुआ दिखाई दे रहा है पहले की अपेक्षा? प्रीति। बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने कई ऐसे बाहर से आए हुए पत्रकारों से बातचीत की, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, सबके लिए एक ही इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पर हमारे देश के पत्रकार भी, बाहर से आए हुए पत्रकार भी एक साथ बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। तो जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने बोला कि ही इज़ वेरी पॉपुलर, यू नो, एंड वी जस्ट केम फॉर द कवरिंग ऑफ G20 एंड his popularity।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि G20 में नहीं हैं, उनके पत्रकार यहाँ पर आ रहे हैं ये कवर करने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं। खास के मुझे ऐसा लगता है कि इसकी खासा वजह भी है, क्योंकि अब देखिए अभी तो सुबह तक जो चीज़ें चल रही थी तो वो हम बातें कर रहे थे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, फिर ये होगा, फिर ये होगा। लेकिन बहुत ही एकदम कॉन्क्रीट होकर के आप देखें 10:30 बजे के बाद से जितने प्रोग्राम्स हुए हैं, तो 10:30 बजे से ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने जब G20 की अध्यक्षता की, होस्ट करना उन्होंने शुरू किया, तो वन अर्थ पे सबसे पहले उन्होंने बात की और उसके तभी उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को G20 में सदस्यता दिला दी। अब पिछले साल बाली में उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को प्रॉमिस किया था कि इस साल भारत में जो G20 का सम्मेलन होगा उसमें भारत उनकी सदस्यता को स्थायी करवा कर ही रहेगा। उन्हें प्रॉमिस किया था, प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया और कर भी दिया। साथ ही अब सोचिए ये मीडिया के सामने मुहर लगती है, इसका मतलब है कि पहले से समन्वय बन गया था तमाम देशों के साथ। G20 सिर्फ माध्यम बना जहां से पूरे देश को, पूरे विश्व को कम्युनिकेट किया गया कि हमने G20 को अब G20 नहीं बल्कि G21 किया है। यहाँ यूरोपियन माफ़ कीजिएगा, यहाँ अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। तो ये संदेश देता है, ये संदेश देता है कि कैसे ठीक है प्रीति जी, देखिए इकोनॉमी इंडिया के एडिटर मनोहर मनोज जी भी जुड़ गए हैं। मनोहर मनोज जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। चलिए मनोहर जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इकोनॉमी पर अब कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए इस पूरे देश को, पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की बात हो रही है, तो आपका नजरिया क्या कहता है सर? देखिए ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है। पिछले करीब 3 दशक से भारत में भी ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी का वन ऑफ द मेन पिलर है। और ठीक है, चलिए मनोज जी लौट कर आऊंगा, टेक्निकल इशू है थोड़ा, फिर से आपको कनेक्ट हम करते हैं। चलिए गौरव मिश्रा भी जुड़ गए हैं फिलहाल लाइव इस समय ग्राउंड से, जो कि लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव बताइए फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या है, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ है जानकारी? गौरव। बिल्कुल देखिए सागर, कार्यक्रम की जो शुरुआत है बिल्कुल अपने तय समय के अनुसार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का जो शेड्यूलिंग किया गया है कार्यक्रमों में, चाहे सुबह 9:30 बजे से हम बात करें द्विपक्षीय वार्ताओं के दौर की, वो हुआ। उसके बाद 2 जो सेशन लगातार चला इस पूरे महाबैठकों का दौर जो था, उसमें 2 सेशन बहुत महत्वपूर्ण थे, दोनों ही सेशन संपन्न हुए। शाम 4:30 बजे के बाद से ब्रीफिंग की गई, तमाम जानकारी दी गई। इसके अलावा अब जो अपडेट है इस तरीके का है कि खास अगर हम देखें जो डिनर का पूरा प्रोग्राम था, शाम 7 बजे से डिनर की शुरुआत होनी थी। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं राजधानी दिल्ली में, अब दिल खोल के उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन का जो डिनर है सागर, वो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि अगर हम भारतीय व्यंजनों की बात करें, जो जानकारी दी गई है, तकरीबन 700 से ज़्यादा जो शेफ हैं, जो खाना बनाने वाले रसोई हैं, उनकी तैनाती की गई है। 400 से ज़्यादा जो डिशेज हैं, वो व्यंजन उन मेहमानों के सामने परोसे जाएंगे। और ऐसे में मेहमानों के जो पहुंचने का क्रम है मंडपम के अंदर, जो डिनर का आयोजन है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कि एक बड़े भोज का आयोजन है, तो तमाम व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से की गई हैं। तो तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से भारत मेहमानबाजी करना जानता है, किस तरीके की तैयारियां ऑलरेडी पहले की गई थी, मीडिया में कई बार इस बात को लेकर के भी जो एक डेमो सेशन था वो भी दिया गया था। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको भोजन उनके सामने परोसने के लिए। इसके अलावा 400 व्यंजनों की जो हम बात कर रहे हैं, उनको परोसने वाले हाथ भी बहुत ज़्यादा, यानी 700 हम शेफ की बात कर रहे हैं। अलग अलग तमाम बड़े होटलों के जो शेफ हैं उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ से मेरे ठीक पीछे दिल्ली के वो होटल हैं जहाँ पर मेहमानों को रोका गया है, यानी कि 23 होटलों की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी वो लगातार इन होटलों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो होटल से लेकर के और मंडपम तक, जैसा कि मेरी सहयोगी लगातार मंडपम से तस्वीरें भी दिखा रही हैं, एक एक बात का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से खास करके G20 की अगर हम बात करें, सन 1999 में G20
का गठन हुआ और आज राजधानी दिल्ली में एक जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो एक सहमति बनी, खास करके G21 21 लोगों का पूरा एक समूह तैयार हो गया, G20 से G21 हो गया। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी है। इसके अलावा आज देखिए जिस तरीके से जो वार्ताओं का दौर चला, इसमें एक सबसे बड़ी बात हम जैसा कि आप भी सवाल कर रहे थे, खास करके इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि भारत आने वाले दिनों में अब इस G20 के बाद किस तरीके से उस सेक्टर्स में निकल करके सामने आता है जहां सबसे ज्यादा रोजगार देने की बात हो या फिर हमारे अपने जीडीपी को और ऊपर ले जाने की बात हो। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बहुत अहम रखी, खास करके अगर हम इथेनॉल की बात करें जो कि हम पेट्रोल में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत अब इथेनॉल को जिस तरीके से आम चलन में लेकर के चलना चाहता है, खुद इस पूरे मामले पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इथेनॉल के प्रयोग को लेकर के लगातार जगह जगह पर इस तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। तो इस पर भी सहमति बनी है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के अंदर जो इथेनॉल का प्रयोग होगा वो 20% तक लेकर के जाने का जो प्रयास है वो भारत की तरफ से रहेगा और उससे एक आर्थिक, खास करके उन सेक्टर्स में जो किसानों का जो फार्मिंग सेक्टर्स हैं, एक बहुत बड़ा फायदा निकल करके आने वाला है। तो विकास की रफ्तार को कैसे लेकर के आगे जाना है, वन अर्थ वन नेशन, इस तरीके के जो थॉट्स हैं उस पर तमाम देशों ने अपनी सहमति दिखाई। और आप देखिए ऋषि सुनक की अगर हम बात करें, ये एक उनके लिए जब भारत दौरे पर वो आए, जब से उनको रिसीव किया गया, उनकी मेहमानवाजी शुरू की गई, उन्होंने साफ कहा कि मैं भारत के मंदिरों की तरफ भी जाना चाहूंगा। कल सुबह की जो शुरुआत होगी, दरअसल राजघाट जाने का जो पूरा कार्यक्रम है, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सुबह तकरीबन 8:15 बजे दिल्ली के राजघाट पहुंचेंगे, बापू के वहां पर जाकर के वो पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा 9:15 बजे जब वो निकलेंगे तो एक तय शेड्यूल किया जा रहा है, अक्षरधाम मंदिर भी ऋषि सुनक जो हैं वो जाएंगे अक्षरधाम मंदिर, और उसको लेकर के भी सुरक्षा की जो तैयारियां हैं, तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो बड़े चाक चौबंद तरीके से कर लिए गए हैं। सागर, चलिए गौरव, जब आप व्यंजनों की बात कर रहे थे 400 व्यंजन, तो अश्वनी मिश्रा जो कि हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में, इनके भी मुंह में थोड़ा पानी आ रहा होगा कि काश मैं भी हिस्सेदार होता आज इन व्यंजनों का। अश्वनी जी देखिए कितना ध्यान रखा जा रहा है हमारे आए हुए मेहमानों का, और गौरव बता रहे हैं कि किस तरह से मेहमानों की व्यवस्था की गई है। अश्वनी जी। जी सागर जी, मैं भले ही वहाँ ना हूँ, बस हमारा देश उन मेहमानों की जो मेहमान नवाजी कर रहा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो हम सब 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो किसी की मेहमान नवाजी कर रहे हैं और वो मेहमान हमारे उस मेहमान नवाजी से खुश हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका श्रेय हमको भी जाता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ कहा जाता है कि साई इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई अतिथि भूखा तो छोड़िए, बहुत खुश होके जाए। अभी आप चर्चा कर रहे थे इकोनॉमी की। मुझे लगता है कि इकोनॉमी के परिदृश्य से देखें, हम देख सकते हैं कि भारत जो है बहुत जल्दी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, बहुत जल्दी हो सकता है 30वीं अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भी हम हैं। बट एक सबसे बड़ा विषय जो शायद कम चर्चा का विषय रहा है आजकल डिबेट, मुझे लगता है यूपीआई एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है भारत उसमें नंबर 1 है पूरे विश्व में, और सब लोग भौचक्के हैं, चाहे वो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैसे एक ऊंट पर गुड़ बेचने वाला व्यापारी राजस्थान के किसी रेगिस्तान में डिजिटल पेमेंट ले रहा है, जो कि कतई किसी भी कंट्री में संभव नहीं है। तो ये भारत दर्शाता है कि भारत जो है सिर्फ और सिर्फ एक कल्चरल हिसाब से ही नहीं, एक इकोनॉमिक तरीके से भी विश्व गुरु बनने की राह पर है, और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है, ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी लाता है, ऐसे ऐसे नए ग्रोथ मैकेनिज्म लाता है, ऐसे ऐसे नए हथकंडे अपनाता है, जिससे देश और विदेश में इसकी ख्याति बढ़ती है। जी चलिए, मनोज एक बार फिर से जुड़ गए। टेक्निकल इशू था, पहले अपनी बातें पूरी नहीं कर पाए थे इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि इकोनॉमी इंडिया के एडिटर हैं, आप और बेहतर समझा पाएंगे सर इकोनॉमी को लेकर। मनोज जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये ग्लोबल एरा है। हाँ, इंडियन इकोनॉमी पिछले 3 दशक से ग्लोबल एरेना में जी रही है, और आज दुनिया कहीं से ज्यादा कनेक्ट हो चुकी है। टेक्निकली हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। पहले फिजिकल मोड में जुड़ते थे, अब आज जो है आभासी दुनिया पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ चुकी है। और G20 जो समिट हो रहा है वो ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पूरी दुनिया में मंदी छाई थी। अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि एशिया में चीन और जापान के हवाले से पहले से अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी थी, और उसका सबसे बड़ा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ा था। अलबत्ता भारत की अर्थव्यवस्था इससे बेखबर है और अपनी बड़ी ही अच्छी छलांग लगा रही है, 6% से ऊपर ग्रोथ कर रही है। लेकिन ग्लोबल फलक पर एक्सटर्नल इकोनॉमी भारत की भी प्रभावित हुई है।
और कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी पहले कम थी, और आज विश्वव्यापी ग्लोबल जो ट्रेड में जो मंदी आई है, तो भारत का भी उस पर असर पड़ा है। तो ऐसे में G20 समिट में जो नए नए तरीके और दरवाजे और आउटलेट खोले जा रहे हैं कॉपरेशन को लेकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कार्बन एमिशन जैसे ऐसे ऐसे नए नए सवाल जो है ग्लोबल फ्लग पर आ रहे हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल डिस्कशन का जो है मुद्दा बन रहे हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है, भविष्य की एक काफी ये सारी जरूरतें हैं। तो ऐसे में भारत कई मामले में तो बड़े अनूठे पहल कर रहा है, जैसे कि सैटेलाइट को लेकर के पूरे दुनिया में G20 का एक अलग एक कॉपरेशन बनाने की बात भारत ने कहा है। उसके अलावा स्पेस साइंस में भी जो है कहीं ना कहीं भारत ने जिस तरीके से अभी 2 बड़े बड़े जो उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उसे भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल और डिफेंस का इश्यू है, वो बात ठीक है कि थोड़ा उस पर गतिरोध है, रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर के हो, चाहे शक्ति संतुलन जो एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरीके से नई लामबंदी चल रही है, इसे लेकर के हो सकता है G20 में बहुत कुछ सॉल्यूशन ना निकल पाए, लेकिन इकोनॉमिक इशू, एनवायरनमेंट के इशू, ट्रेड के इशू, आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के इशू, या जो गैर बराबरी है दुनिया के तमाम मुल्कों में, नॉर्थ और साउथ के बीच में, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, अमेरिका और एशिया के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसे लेकर के भी काफी चीजें पाटी जा रही हैं। आज अफ्रीकी देशों की तरफ से बड़ी खुशी का इजहार किया गया है कि G20 में हमें एक कहीं ना कहीं एक अफ्रीकन यूनियन के बतौर हमें बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के तमाम पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का G20 एक ऐसा मंच है जिसमें कॉपरेशन भी आती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग आती है और बड़े नए नए आइडियाज खुलते हैं। जैसे हमारे अभी एक को फाइनलिस्ट ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, मैं भी इससे सहमत हूं, तमाम चीजों से मैं सहमत नहीं होता। अश्वनी मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं शैली थे, लेकिन मोदी जो है एक मैन ऑफ विजन है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मामले में भी भारत का एक ठीक है। मनोहर, मनोज जी, अश्वनी जी, गौरव, आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद में। चर्चा लगातार अपनी जारी, एक छोटा सा ब्रेक, ये मेगा कवरेज न्यूज इंडिया की लगातार जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम यानी कि G20 को लेकर, जहां पर आज पूरा विश्व एक साथ आ खड़ा है एक परिवार के समान। अश्वनी मिश्रा जो कि हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अश्वनी जी, अगर बात करें आज के दिन की, तो आपने देखा 9 बार आतंकवाद का भी जिक्र किया गया, मतलब कि आतंकवाद पर भी करारा प्रहार अब सभी देश अब मिलकर अब करेंगे, तो माना जाए कि आने वाले दिनों में अब प्रभाव पड़ेगा इसका। जी बिल्कुल। आप देखें यूरोपियन जो कंट्री हैं वो उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट इसमें सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रताड़ित वही कंट्री हैं। वो कंट्री जो आतंकवाद को सह देते हैं वहां भी आतंकवाद फैला हुआ है। तो आतंकवाद एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो किसी देश का नहीं बल्कि एक समाज का मुद्दा है। जब तक समाज में आतंकवाद रहेगा तब तक हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम शांति अमन से रह सकते हैं। तो ये एक मुद्दा हर डिबेट में होना चाहिए, हर जहाँ जहाँ मीटिंग हो, जहाँ जहाँ मुलाकात हो राष्ट्राध्यक्षों की, मुझे लगता है कि हमेशा एक विषय होना चाहिए और होता रहा है। और इससे सभी देश सताए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद से कोई एक पर्टिकुलर देश को ही प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमने देखा, चाहे अफगानिस्तान का हमने देखा, पाकिस्तान का हमने देखा, यूरोपियन कंट्री का देखा, फ्रांस का देखा, इंडिया का देखा। तो ये बहुत जरूरी विषय है कि सब देश मिलकर के क्यूमुलेटिव तरीके से आतंकवाद पर लगाम कसें और उन देशों पर भी लगाम कसें जो आतंकवाद को सह देते हैं। ये बहुत गहन विषय है। जी सागर। ठीक है। मनोहर, मनोज जी, अगर हम बात करें यूपीआई को लेकर अभी जिक्र कर रहे थे अश्वनी जी, आप दोनों लोगों से मैं इस पर एक एक रिएक्शन में लेना चाहूंगा, इस पर क्या कहेंगे? क्या फिर से बताइए। चलिए अश्वनी जी से पहले जान लेते हैं क्योंकि इन्होंने बेहतर तरीके से समझा उस बारे में, फिर आपका रिएक्शन लूंगा। अश्वनी जी आप ही बोलिए सर। जी, यूपीआई एक ऐसा विषय है, डिजिटल पेमेंट रादर एक ऐसा विषय है। पहले हम लोग देखते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके हम कार्ड यूज करते थे, हम बोलते थे प्लेटिनम कार्ड है, सिल्वर कार्ड है हमारे पास, क्या क्या नहीं बोलते थे, तो बड़ा प्राउड फील करते थे हम लोग कि हमारे पास ये कार्ड है। पर
पर हिंदुस्तान ने कुछ ऐसा किया, सब लोग अचंभित रह गए, और वो है यूपीआई पेमेंट। आज हम यूपीआई से फ़ोन के जरिए एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, किसी गांव के कोने में जाकर के एक पेमेंट भी कर सकते हैं, हर तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के कारण ही संभव हो सका, और मुझे लगता है कि सारे देश इस तरफ कदम उठाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत की जो नीतियां हैं, जो इकोनॉमिक नीतियां हैं, जैसे यूपीआई एक उदाहरण है, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको बड़ा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमेशा से ये कल्चर रहा है कि जो बड़े कंट्री होते हैं, जो विश्व स्तरीय के जो लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, उनको पेटेंट कर लेते हैं। जो छोटे कंट्री उनको जब इस्तेमाल करने के लिए उनसे राइट्स खरीदते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो किसी छोटे कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के लिए ये संभव नहीं हो पाता उन तकनीकियों को जुटाना। तो भारत ने वो उदाहरण पेश किया है, चाहे वो यूपीआई का विषय हो, चाहे चंद्रयान 3 का विषय हो, चाहे स्पेस रिसर्च का विषय हो, चाहे आर्म्स का विषय हो। भारत खुद के आर्म्स अपने करने लगा है। तो जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए भारत एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करता है, और सब भारत को एक तरीके से विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। जी ठीक है मनोहर, मनोज जी, यही अश्वनी जी जिक्र कर रहे थे, अंतरिक्ष को लेकर जिस तरह से हमने रिसर्च अपनी की है, यूपीआई को हमने जितना आसान बना दिया, आज डिजिटल पेमेंट को लेकर हमने एक मिसाल हमने पेश की है पूरी दुनिया भर में। इन सब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यूपीआई पेमेंट जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का से जुड़ा मामला है। जब नोटबंदी आई थी तो नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जी। लेकिन फ्यूचर के लिए वह एक बड़ा काम करके गई, उसका एक फाउंडेशन बना करके गई कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का भारत में एक परिपाटी बन गया, एक कल्चर बना। और आज 7-8 साल में, जैसा कि वो बता रहे हैं अश्वनी जी, ये बात ठीक है कि हमने रिकॉर्ड मात्रा में डिजिटल ट्रांजैक्शन किया गांव-गांव में। मुझे लगता है कि 70 से 80% ट्रांजैक्शन अब डिजिटल मोड में हो रहा है। इसका जो ग्लोबल फ्लग पर जो सबसे बड़ा मैसेज आता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, खास करके काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, यह माना गया कि जब डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, ऑन द रिकॉर्ड सारे लेन देन होंगे, तो उसकी ज्यादा ऑडिट और वो ज्यादा ही पाइपलाइन में आ पाएगा। टैक्स अथॉरिटी को भी सहूलियत होगी, और सरकार में जो प्रोबिटी लाना चाहते हैं पब्लिक सिस्टम में, उनके लिए भी ये सहूलियत होगी। लेकिन ग्लोबल फ्लग पर और तमाम जैसे मुद्दे, जैसे मैंने पहले कहा, इन्वायरमेंट, एनर्जी, नॉर्थ और साउथ के बीच में कॉपरेशन, या फिर जो है तमाम मुल्कों में जो आपस में असमानता है, तो भारत में तो ग्रीन हाइड्रोजन का आपको सैटेलाइट के फील्ड में हो, या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो है रिन्यूएबल एनर्जी हो, भारत ने बड़ी अच्छी पहल की है और दुनिया के लिए एक मैसेज आया है। चूंकि एनवायरनमेंट निश्चित रूप से आने वाले कल का बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर G20 से हम लोगों को आस बंधी है कि आपके यूनाइटेड नेशन में भी एक बड़े रिफॉर्म लाने की बात है। जो यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल पर जो केवल 5 देशों का वीटो पावर चलता है, और भारत जैसा मुल्क जो कि तेजी से राइज कर रहा है, या जर्मनी है, या साउथ अफ्रीका है, या ब्राजील है, ये भी फुली डिजर्व करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आए। भारत ने तो कई तरीके से लॉबिंग की, प्रेशर डाला, अमेरिका ने भी हमारी वकालत की। मुझे लगता है G20 मंच के बहाने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की अपनी जम करके बैटिंग करनी चाहिए और अपनी बात को उठानी चाहिए। और इसके बाद जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है, G20 में हमने देखा कि कैसे उन्होंने एक तरह से बायकॉट किया। हालांकि वो खुलकर बोले नहीं, लेकिन अपने उन्होंने प्रीमियर को भेजा है, और रूस के जो पुतिन है वो तो खैर इंटरनेशनल समिट में अब आजकल आते नहीं है। वजह यह है कि यूक्रेन को लेकर के वो सीधे फेस नहीं करना चाहते। तो तमाम अब अंतर्राष्ट्रीय मंच आ गए हैं, G7, G8, G20, एशियान समिट, यूरो ग्रुप, नॉर्थ अटलांटिक ग्रुप, तमाम तरीके के ग्रुप हैं, और अलग अलग चीजों पर जो है मल्टीलेटरल कॉपरेशन हो रहा है, बाइलेटरल कॉपरेशन हो रहा है। ये अच्छी बात है कि G20 के मेजबानी के बहाने भारत ने कई मुल्कों के साथ बाइलेटरल मीटिंगें भी की हैं, जैसे अभी जापान के साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ, ब्रिटेन के साथ हुआ, अमेरिका के साथ तो होगा ही होगा। तो भारत जो है अपनी कहीं ना कहीं दुनिया के मंच पर जो पिछले 10 साल में अपनी ठसक बढ़ाई है, उसको एक नया डायमेंशन आया है। मुझे लगता है कि जो मैं तस्वीर देख रहा हूं, भारत मंडपम अब तक G20 के जितने समिट हुए थे
उन तमाम समिट स्थल में भारत मंडपम जो है ना वो बिल्कुल यूनिक रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। और भारत के कल्चर, भारत का हेरिटेज, भारत की हिस्ट्री, भारत का पॉलिटिकल कल्चर, भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत की उभरती हुई इकोनॉमी, भारत का सॉफ्टवेयर पावर, ये सारी चीजें G20 के बहाने दुनिया के फलक पर दिखाई पड़ने जा रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी काफी फायदा होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर भारत की तरफ जाना रुख करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत में अपरिमित संभावनाएं हैं और तमाम रिफॉर्म भी हुए हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी एक तरह से कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए। हमें बहुत जल्दी आत्ममुग्ध नहीं हो जाना चाहिए। भारत की हिस्ट्री, ठीक है मनोज जी, लौट कर आऊंगा सर, थोड़ा फ्रेम अपना आप सेट करिएगा, एक बार देखिएगा मोबाइल का फ्रेम अपने जिससे आप कनेक्ट हुए हैं। अश्वनी जी, भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा, तो भारत ने जिस तरह से पहल की है देशों को जोड़ने की, आपसी सामंजस्य बनाने की, आपने देखा युद्ध के वक्त चाहे वो कोरोना का दौर हो या कोई भी दौर रहा हो, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वन फ्यूचर अलायंस फ्यूचर को लेकर जो बनाया जाएगा। जी सागर जी, मुझे लगता है सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसी अलायंस की कल्पना कर सकता है। एक समय था जब हम लोग बोलते थे कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं उगता। आज हम देखते हैं कि भारत के नागरिक, चाहे वो भारतीय मूल के नागरिक हों, विश्व के किन किन पटल पर बैठे हुए हैं, बहुत देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, बट भारत एक दिन ऐसा मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगा जब शायद भारत का भी सूरज कहीं नहीं उगेगा, वो उगेगा, कभी नहीं डूबेगा, पर वो इंग्लैंड जैसा कतई नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है एक उस भावना का बात करने वाला व्यक्ति है जो सबके साथ की बात करता है, सबको साथ ले चलने की बात करता है। तो मुझे लगता है अगर हम वन अलायंस की बात करते हैं तो भारत ही इकलौता ऐसा देश हो सकता है जो हर कल्चर को हर देश में हर तरीके से रिप्रेजेंट करता है और हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अगर ये संभव हो सका, अगर वन अलायंस की हम बात करेंगे तो भारत ही उसका एक मूलतः लीडर होगा। हमने कोरोना के समय पे भी देखा, भारत ने आधे से ज्यादा विश्व को मेडिसिन सप्लाई किया, जबकि और भी देश थे जिन्होंने मेडिसिन बनाई, पर भारत एक मूलतः रूप से एक लीडर तरह उभरा, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे और भी समय रहे। हमने क्या कहते हैं, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के टाइम पे भी देखा, जब पूरा विश्व दो भागों में विभाजित था, भारत तब भी मध्यस्थता करने में, एक मिडिल रूट लेने में कामयाब रहा। तो ये लीडरशिप की बात है, ये भारत के भविष्य की बात है, भारत का युवा शक्ति की बात है कि भारत विश्व पटल पर एक अपनी ऐसी छवि बनाने में सक्षम हो सका है जहां पर वो सबके साथ की बात करता है, चाहे वो देश हों जो उससे शायद डेवलपमेंट में नीचे हों, चाहे वो देश हों जो उससे डेवलपमेंट में ऊपर हों। और ये सिर्फ कल्चर का विषय नहीं है। आप चाहे आर्म्स की बात करें, भारत सक्षम है, भारत आर्म डील करने के लिए किसी एक कंट्री पर निर्भर नहीं है, अमेरिका पर निर्भर नहीं है, फ्रांस से बात करता है, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है। हमने बहुत सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोली हैं, HAL में हमारे हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के भी हमारे सब बता देते बात हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, तो भारत हर क्षेत्र में सक्षम है लीडर रोल निभाने के लिए, मध्यस्थ रोल निभाने के लिए और लोगों को साथ लेकर चलने के लिए। जी सागर। चलिए मनोज जी, लेकिन ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। आज जब बैठक हुई तो इन सब बातों पर भी जोर दिया गया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर जो बातचीत अब की जाएगी, इससे क्या सर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नया मोड है। क्रिप्टो करेंसी तो भारत में उसे अवैध ठहराया गया है, उसे प्रतिबंधित किया गया है। हाँ। और डिजिटल करेंसी चलाने की बात की गई है, RBI ने पहल की है। ये सारी चीजें एक्सप्लोर होंगी और सारी चीजें नए तरीके से सेटल्ड होंगी, लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व हो, चाहे वो देश के घरेलू फलक पर हो या फिर वैश्विक फलक पर हो, वो चीजों को बहुत पहले से देख लेता है। आज ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकताएं इन्हीं से पूरी होने वाली है। सबको पता है कि फॉसिल एनर्जी बड़ी लिमिटेड है और पूरी दुनिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। और नई टेक्नोलॉजी जो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी में तो रोज रिसर्च हो रहे हैं, और क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तो वो एक तरह से बिल्कुल वो एक्सप्लोर्ड फील्ड है। एक तरह से बिल्कुल उस पर पूरी दुनिया में एक तरह से होड़ मची हुई है। तो ऐसे नए चीजों को लेकर के ग्लोबल कॉपरेशन की गुंजाइश क्या बन सकती है, भारत का उसमें क्या रोल हो सकता है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भारत सरकार ग्लोबल फलक पर वो तमाम प्रस्ताव रख रही है और साथ साथ राजनीतिक, सामरिक, डिफेंस तमाम चीजों पर भी भारत अपने कंसर्न को दिखाता है। जैसे कि आप कह रहे थे आतंकवाद को लेकर के, ये ठीक है कि आतंकवाद का खतरा अगर पहले से तुलना हम करें तो थोड़ा सा घटा है, चाहे वो ISIS से लेकर के अलग अलग तरीके का, या भारत के भी डोमेस्टिक लेवल पे काफी आतंकवाद घटा है, लेकिन उसे लेकर के लगातार आवाजें उठ रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी एक तरह से पेंडेमिक आया, पेंडेमिक को लेकर के भी पहली बार सरकारों को अनुभव हुआ और भारत ने इस मामले में भी अपने टेक्नोलॉजी, साइंस, पावर को एक तरह से कहीं ना कहीं प्रूव किया कि देर से सवेर हमने भी वैक्सीन बनाई है। ठीक है कि हमारे यहाँ भी काफी कैजुअलिटी हुई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि ठीक है आज वो वक्त नहीं है कहने का, भारत की तमाम जो चीजें हैं जो कि अश्वनी मिश्रा कह रहे थे, सब वो सही कह रहे थे, लेकिन हमें उस जगह भी टॉर्च जलाना चाहिए जहां पर कि हमारे देश को दरकार है। अब जैसे कि भारत की तमाम गौरव गाथा तो हम गाते हैं, हम भी गा रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा असमानताओं का मुल्क है। हमें इस बात को भी गौर करना पड़ेगा, बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और बिना किसी आइडियोलॉजिकल फैक्शनलिज्म में जाए, हमें यह भी देखना होगा कि हमें अभी बहुत कुछ पाना है, हमें इतना अभी इतराने का वक्त नहीं है। यह ठीक है कि सम टोटल हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा के स्तर पर, असमानताओं के स्तर पर रूरल इंडिया में काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अर्बन रूरल, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, ऐसे तमाम मसले हैं जिसे लेकर के भारत के सोशियो इकोनॉमिक थिंकर को और प्लानर को बहुत बड़ा काम करना है और इसमें ग्लोबल कॉपरेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेहद प्रोएक्टिव और एक विजनरी पॉलिटिशियन और लीडर है, ठीक है कि उनकी शैली थोड़ी ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप वाली है, लेकिन आज के इस वक्त पर मैं ये चीजें नहीं उल्लेखित करना चाहूंगा। दुनिया के भी लीडर बनने को लेकर के उन्होंने जो काम किया है वो एक तरह से डिजर्व करते हैं और उसका रिजल्ट भारत को मिला है। भारत पिछले 10 सालों में दुनिया के तमाम फ्रंट पर अपनी ठसक दिखाने में कामयाब हुआ है। ठीक कह रहे थे अश्वनी जी कि 2 करोड़ जो भारतीय हैं जो दुनिया के तमाम मुल्क में फैले हुए हैं, भारत के राष्ट्रवाद को भी जगाने से लेकर, भारत की इकोनॉमी को भी मजबूत करने से लेकर, पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के नारे को, हमारे सांस्कृतिक और विरासत में कही जाने वाली बातों को एक तरह से वो कहीं ना कहीं चरितार्थ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई चीज एक दिन में नहीं बनता, रोम एक दिन में नहीं बना था। भारत भी 5000 साल पुरानी सभ्यता का देश है। आजादी के बाद अलग अलग तरीके में डिबेटेबल इश्यू रहा कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था अलग अलग मंच पर, लेकिन कुल मिलाकर के भारत ने एक अच्छी खासी बाधा दौड़ एक तरह से हासिल की है और कई सारे मुकाम हासिल किए हैं। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून का वक्त जरूर आया है। जिस तरीके से पेंडेमिक आया, जिस तरीके से पूरी मानवता, पूरी दुनिया और देश की तार तार हुई, बिल्कुल परेशान हुई, आज इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, ग्लोबल फ्रंट पे भारत को जो सम्मान मिल रहा है, निश्चित रूप से हमें बड़ी ही खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि G20 समिट के बहाने भारत दुनिया पर जो एक नई छाप छोड़ता आया है, अब उसे एक नया डायमेंशन, एक नया लेवल और कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल को हासिल किया है। लेकिन मुझे लगता है देखिए मनोज जी, भारत ने तो अपनी छाप छोड़ दी है, बेहतर, क्योंकि कल के दिन जब ऋषि सुनक को हमने सुना और कई सारे जब राष्ट्राध्यक्ष जब लगातार भारत देश जब आ रहे थे, जब भारत की सरजमी पर वो कदम रख रहे थे, वो काफी गदगद यहाँ पर दिखाई दिया आकर। अश्वनी जी आपने भी देखा होगा, लेकिन सर जो विकसित जो शहर हो रहे हैं पूरे दुनिया भर के, उनको अब फंड दिया जाएगा, ये भी प्रस्ताव आज के दिन रखा गया है। मतलब कि माना जाए कि जो भारत के अब उभरते शहर हैं आने वाले दिनों में और भी विकास करते दिखाई देंगे, क्योंकि भारत देखिए अगर नेतृत्व अगर कर रहा है तो प्रभाव तो पड़ेगा सर। जी सागर जी, पहली चीज तो विकास जो है ना वो ऐसे लिमिटेड सिर्फ शहर तक नहीं होता। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि यू शुड रीच टू द लास्ट माइल। मुझे लगता है जैसे हमारे सर कह रहे थे कि भारत में बहुत अनियमितताएं भी हैं, क्योंकि भारत में बहुत विभिन्नताएं भी हैं। भारत में इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर अनियमितताएं होती हैं
और जब मैं भारत की बात करता हूं इस मंच से, इस समय में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता। मैं जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब भी उतना ही गौरव का क्षण था। जब शायद 1983 में इंदिरा गांधी ने क्या कहते हैं सम्मेलन किया, तब भी गौरव का क्षण था, क्योंकि भारत के गौरव का क्षण है ये। और है, बाकी कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। एक फिल्म का डायलॉग है, बड़ा बड़ा सटीक है, उसको बेहतर बनाना पड़ता है और हम सब उसको मिलकर बेहतर बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा रोड मैप है, जो हम कर रहे हैं, क्या हम प्रोग्रेसिव हैं नहीं है, क्या हम पहले से बेहतर हैं नहीं है। परिवर्तन तो संसार का नियम है, बट ये हमको इंश्योर करना होगा कि जो परिवर्तन हो वो बेहतर हो, बेहतर तरीके से हो। तो मुझे लगता है कि जो आज का समय है, आप देखें भारत को शायद 1893 से पहले भारत को वो कीड़े मकोड़ों का देश क्या क्या बोलते थे कि सांपों का देश जहां जाते थे, बट 1893 में विवेकानंद, उनका नाम भी शायद नरेंद्र ही था, उन्होंने देश विश्व के पटल पर भारत की एक छवि बनाई थी। वो छवि को बरकरार रखते हुए भारत को आज दूसरे नरेंद्र मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी जो हैं वो दूसरे नरेंद्र जो है भारत की उसी छवि को शायद कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है। मनोज जी, मैं ये जानना चाहूंगा सर, देखिए अभी कल की बैठक अभी बची हुई है, कल के दिन भी कई सारे देशों के साथ बातचीत जब होगी इस G20 में, तो आगे अब क्या एजेंडा सेट किया जाना है और कल के कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं सर? मनोज जी। देखिए, मैं थोड़ी अलग व्यस्तताओं की वजह से आज के तमाम डेलिब्रेशन को उतना डिटेल नहीं देख पाया, मोटे तौर पर मैंने देखा। लेकिन मुझे लगता है कि जो फाइनल रेजोल्यूशन तैयार होगा उसे लेकर के कुछ आपस में जो असहमति या मतभिन्नता जो कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन होती है, तो वो किस तरीके का फाइनल रेजोल्यूशन तैयार होता है, उस पे भारत में आयोजित G20 समिट की सफलता जो है बहुत कुछ निर्भर करेगी। जैसे हमने पहले कहा कि स्ट्रेटेजिक मैटर पे, या जो ग्लोबल रूस यूक्रेन वॉर है, या जो एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के बीच का शक्ति संतुलन है, या इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के भी बायलैटरली भी कई लोगों की एक दूसरे से शिकायतें हैं, इसे लेकर के क्या पहल होती है इसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नॉन पॉलिटिकल। ठीक है, चलिए मनोज जी, वक्त थोड़ा कम है, फिलहाल वक्त एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं। शुक्रिया अश्वनी जी आपका, मनोज जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन न्यूज इंडिया पर यह कवरेज लगातार जारी है G20 को लेकर। जल्द हाजिर होगा।